हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेके आई हूं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 की भूगोल की बुक का पूर्ण अध्याय 1 का पूर्ण विश्लेषण। ठीक है, मैं बिल्कुल इस आसान भाषा में आपको समझाऊंगी, ठीक है, और इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आप सभी हमसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल। ठीक है, देखिए, गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ है, आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों है? मैं इससे पहले कुछ बता दूं आपको। देखिए, मैं इसे एक लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ ताकि हमारा जो है ना बीपीएससी में जो बीपीएससी टीआरई 4 से जो आने वाले प्रश्न हैं कहीं से भी ना छूटें, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं बीपीएससी पूर्णतः एनसीईआरटी बेस प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं जो हूँ एक लाइन बाय लाइन पूछ रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए, पिताजी हम बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह आदि होते हैं। ठीक है, कुछ ही देर बाद सब लोग जो हैं तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया। सभी को पता है सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या है, ये तो रात हो गई। तभी अब आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। ठीक है, सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। और दूसरा क्या है, जो सूर्य की सतह से जो उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है ना, उसे क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब ग्रहों से परिचय देखेंगे। ठीक है, और ये देखिए, हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी जो है राई के दाने के बराबर है। ठीक है, आइए ग्रहों से परिचय करते हैं। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी यह क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले भी उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रह पर जाने लगा। उद्घोषक उनका नाम बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आप सभी अपने नोटबुक में लिख लें कि हमारे कुल कितने ग्रह हैं। ग्रहों के नाम क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। पहले तो 9 हुआ करते थे। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया है। ठीक है, अब है उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। ठीक है, इसलिए उसमें अधिक चमक होती है। तीर का निशान एक लाल गोलों की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, यह मंगल ग्रह है। ठीक है, लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। हमारा
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो लाल रंग की भांति जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, मंगल ग्रह है। क्या है, मंगल ग्रह है हम, ठीक है। और ये एक यहाँ पे छूट गया था, सूर्य का सबसे निकट का तारा ग्रह कौन है, बुध ग्रह। पहला पॉइंट ये हो गया। और नेक्स्ट है, दूसरा हो जाएगा मेरा कि उसके बाद जो है मंगल ग्रह आता है। मंगल लाल रंग होने के कारण इसे मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा सूर्य है, सौर परिवार का मुखिया। उसके बाद हम देखिए सूर्य के निकट है जो कौन है, बुध ग्रह है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, शुक्र आ रहा है, फिर पृथ्वी, और फिर मंगल है, फिर उसके बाद क्या है, बृहस्पति है। इन्हीं बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है इस जगह में क्या है, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, शनि, ठीक है, शनि आ गया। फिर उसके बाद यूरेनस, ठीक है, फिर नेपच्यून अर्थात वरुण, ठीक है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया, यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। तो वो कौन सा है, तो शनि, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, शनि के चारों ओर जो है गोल गोल छल्ले घूमते रहते हैं, ठीक है। अब है प्लूटो, जिनकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब बोना ग्रह की संज्ञा दी है। प्लूटो को किस ग्रह की संज्ञा दी है, बोना ग्रह की। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो बोना ग्रह है। अब आसमान में टिमटिमाते तारे, अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रह की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, ठीक है। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, और सूर्य भी तो एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आता है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। अब जो है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है, ठीक है। अब बताइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पृथ्वी से, है ना, जो इसका प्रकाश हम तक कितना मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट, ठीक है। पृथ्वी पर इसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं, अर्थात बुध का, ठीक है। सूर्य के बाद जो नज़दीक का तारा है, ठीक है। अब जो है प्रकाश की गति ज्ञात करें, ठीक है, ये सब आपके लिए है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाश पिंडों के नाम लिखिए। अब पृथ्वी हमारा घर है ना, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं ना। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब हम अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृतियाँ उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यह जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है, तो नीली। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, ठीक है। अब हमारा ऐसा पॉइंट, एक लाइन ऐसे लिख लीजिएगा, अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीली नजर आती है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, ठीक है। तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो है ना पानी रहने के कारण हमारा पृथ्वी जो है क्या होता है, नीला दिखाई देता है ना। अब है ये सर्वाधिक जल से घिरा हुआ है, तो कितने प्रतिशत जल से घिरा हुआ है, तो 71, और भूमि स्थल जो है कितना है, 29%, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं, ठीक है। गोलाकार छत पर सभी उपग्रह उभर रहा है। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आए। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा है
ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही चांद है। ठीक है, अर्थात चांद जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चांद क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी की सबसे नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना सेकेंड में पहुंचता है? 1.25 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में जो है वह अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। यही कारण है हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखता है ना। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। ठीक है, चंद्रमा पर ना ही जल है ना ही वायु, इसलिए हम लोग वहाँ पे, ठीक है, आप लोग देखेंगे चंद्रमा पर जितने भी लोग गए हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो भी गए हैं, वहाँ पे अपनी वो शूट में जाते हैं, स्पेस शूट में जाते हैं ना, अपनी ऑक्सीजन लेके। ठीक है, ज़रूरत की सामान नहीं लेके, है ना। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। ठीक है, इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं। ठीक है, और किसी के पास जो है ना एक भी नहीं है। चलिए बृहस्पति के पास देखते हैं कितने उपग्रह हैं। तो ये जो 63 है ना पहले का है, अब का जो कितना है 101 उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद अकेला, और शनि के पास जो है टोटल 85 के अप्रॉक्स में है। ठीक है, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपने। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं था। उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर और सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत और अंधविश्वासों से। ठीक है, ठीक है, शो समाप्त हुआ और सभी लोग बाहर निकलने लगे। आप ये देख लीजिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा कैसे घूम रहा है चंद्रमा। ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी पर घूमता है। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। ठीक है, सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। हमने बताया था आपको कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच मिलते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच। ठीक है, खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं। ये जो है ग्रह के टूटे हुए भाग हैं। ठीक है, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? साइरस। ठीक है, यहाँ सीरस लिखा है, वही सही। आइए अब ग्रहों की परिक्रमा अवधि और उपग्रह की संख्या देखेंगे। सबसे पहले आता है बुध ग्रह। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। इसका घूर्णन समय देखेंगे, ये अपने अक्ष पे घूमता है 58.6 दिन में। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर जो परिभ्रमण करता है वो 87.97 दिन में। उपग्रहों की संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? 243 दिन में। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर है 224.7 दिन में। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसकी भी 0 है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 23.9 घंटा में घूम जाता है, अर्थात एक दिन में घूम जाता है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर 365.3 दिन में। ठीक है, 0.3 दिन में। और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? 1, जो कि चंद्रमा है। चौथा है मंगल। मंगल जो है अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूमता है और परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना, अर्थात मंगल ग्रह पे अगर देखा जाए साल कितने दिनों में हम बदलता है? 687 दिन में। ठीक है, और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। कौन है? फोबोस और डिमोस। ठीक है, अब है
बृहस्पति। बृहस्पति जो अपने अक्ष पे 9.9 आवर में ही घूम जाता है, अर्थात यहाँ पे जो दिन रात होगा 9 घंटे में ही 9.9 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स 10 और मानिए, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर जो है 11 सबसे ज़्यादा, ओ भाई साहब 11.86 वर्ष में, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। उपग्रहों की संख्या मैंने बताया था ना, क्या है 101। शनि जो है अपने अक्ष पे जो है 10.3 घंटे में घूमता है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर 29.46 वर्ष में, ठीक है। अब जो है उपग्रहों की संख्या क्या है, 85 है, लेकिन बहुत सारे इसके ग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह हैं। 285 हमको मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारा यूरेनस। यूरेनस जो है अपने अक्ष पर 16.2 आवर में घूमता है और सूर्य के चारों ओर जो है 84.01 वर्ष में परिभ्रमण करता है और इसके ग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून अर्थात वरुण जो है 18.5 आवर में अपने अक्ष पे घूमता है और सूर्य के चारों ओर जो है 164.80 वर्ष, सबसे ज़्यादा टाइम इसको लगता है सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने में, ठीक है। और इसके उपग्रह की संख्या 14 है, ठीक है। 13-14 आपको ये मिलेगा, 14 भी आप लिख सकते हैं। आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नोट है, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया है, मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब जो है कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले पिंडों से टूटकर, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया को में वायु के साथ घर्षण के कारण जो है ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये देखिए आकाशगंगा ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब आकाशगंगा और तारों की नदी, इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक जो है आकाशगंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है, ठीक है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी की तरह की गई है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। अब आइए सप्तऋषि देख रहे हैं ना, 7 ऋषि अर्थात 7 तारों की समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि नाम दिया गया है, ठीक है। गोविंद जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वान ने इसका नामकरण जो है ऋषियों के नाम पर रखा है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और एवं मरीचि, ठीक है। 7 हो गए ना, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। अब यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा गया है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, सप्तऋषि के नाम दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो है ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा को उत्तर दिशा का सूचक माना जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा को क्या माना जाता है? उत्तर दिशा का सूचक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये लड़की जो है उत्तर दिशा में क्या देख रही है? ध्रुव तारा, अर्थात ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है? उत्तर दिशा में। आइए ध्रुव तारा के बारे में पढ़ते हैं। यह एक स्थिर तारा है, यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को
समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि कहते हैं। ठीक है, राशि किसे कहते हैं? सूर्य जो है विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ठीक है ना, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है। ऐसे ही समूहों को क्या कहते हैं? हम राशि कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 12 है, याद रखिएगा। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है कौन? 12 राशियों के नाम: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, आप लोग भी ने देखा होगा ना कि पंडित जी लोग न राशियों के आधार पर ही नाम आपका वो देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी अखबारों में या तो कहीं मोबाइलों में जो है ना राशियाँ पढ़ते हैं, है ना। कोई मेष राशि में आता है, कोई वृष, मिथुन, कर्क, इसी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। ठीक है, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन्हीं समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त अर्थात हटिया। ये सब हटिया, चित्रा, स्वाति नक्षत्र में बारिश बहुत तेज होता है। ठीक है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। ठीक है, अब इन 27 नक्षत्र को है ना याद कर लीजिएगा कंठस्थ। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। पृथ्वी जो है प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो 14 डेज। इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितनी है? 14 दिन की होती है। नक्षत्रों की अवधि कितने दिन की होती है? 14। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद की ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा। उसे नई नई जानकारियां मिली। वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। आइए अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? तो 12 है। कितनी है? 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति गोलाकार है। ठीक है, सौर्य परिवार का मुखिया कौन है? सौर्य परिवार का मुखिया सूर्य है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसलिए अभी हमारा 8 है ग्रह। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का। सप्त मतलब 7। ठीक है, अब सेकेंड खाली जगहों को भरेंगे। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो 14। कितने दिनों में? 14 दिनों में। ठीक है, विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई देता है। विषुवत रेखा ध्रुव तारा उत्तर दिशा पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मैंने बताया था मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? अगर बुक की बात की तो 62 देख दीजिएगा, और ऐसे जो है 101। ठीक है, 101। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, आइए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे निकट का तारा बुध है। ठीक है, बुध के बाद कौन आता है? आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी क्या है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? जुपिटर। ठीक है, इसे भी फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को भी मैं बता देती हूँ। पहले क्या आएगा? बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। ठीक है, पहले नंबर का आंसर हमारा मिल गया। तीसरा नंबर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र है ना। ठीक है, और
उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर जो है छल्ले पाए जाते हैं? वो कौन सा ग्रह है? तो शनि। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सब आपको सबसे अलग लगा और क्यों, ये सब आप करके आइएगा। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? आपको पता है पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन सा है? तो चंद्रमा है ना। वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं? आकाशगंगा क्या है? ये सब आप लोग करके आइएगा। अब आइए हम सही मिलान करें। बुध जो है, बुध क्या है? बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी नीला ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड जो है आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो है हमारा लाखों आकाशगंगा का समूह है। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा आधा खत्म हो गया है। एक बार ये देख लेते हैं किन किन, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आकाशीय पिंडों का नाम है छुपा हुआ है, इसे ढूंढते हैं। पहले यहाँ पे हमारा आ गया बुध, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद टाइटन उपग्रह है ना, सूर्य, शनि, सीरस अर्थात साइरस, ठीक है, बृहस्पति, और कुछ है क्या? हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।